हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे न्यूटन थर्ड लॉ को। इसको हटाते हैं का। धीरे धीरे बोलिए, तेज से बोलने की जरूरत नहीं है। राम राम। हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसमें इनर्शिया की बात की गई। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें फार्मूला की बात की गई। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें एप्लीकेशन की बात की जाए, यानी कि जो भी अभी तक पढ़े हैं आप, वो अप्लाई कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, तो उसकी बात करेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है हमारा आज का? न्यूटन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में चलेंगे और बात करने वाले हैं किसकी? ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कहा गया था, इसका एक और नाम है, इसका नाम है डुअल फोर्स थ्योरी। डुअल फोर्स थ्योरी, इसका एक नाम क्या है? डुअल फोर्स थ्योरी। क्या नाम दिया गया? डुअल फोर्स थ्योरी। न्यूटन लॉ को ही कहा गया। न्यूटन थर्ड लॉ को एक और नाम से जाना जाता है, डुअल फोर्स थ्योरी। ठीक है, अब इसमें कहा क्या गया, इसमें स्टेटमेंट का दिया गया, उसको समझ लेते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ में कहा गया है एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि एवरी एक्शन, हर एक एक्शन के लिए, एवरी एक्शन देयर will be equal and opposite reaction। ठीक है, ये कहा गया इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब देखो तो यहाँ पे बात चलते हैं, इक्वल एंड अपोजिट की बात किया गया। इक्वल एंड अपोजिट, तो इक्वल एंड अपोजिट कहने का मतलब क्या है भाई? कहना क्या चाहते हो? तो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आप किसी पे फोर्स लगाए, जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पे दे रहे हैं, आप एक दीवार पे अगर मुक्का मारते हैं तो आपको भी चोट लगता है और दीवार को भी चोट लगता है। हम इधर की ओर फोर्स लगाए तो फोर्स इधर की ओर हम पे भी लगा। बिल्कुल, अगर एक टेबल है, एक यहाँ पे एक टेबल है, अब इस टेबल पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, रखा हुआ है। अब इस ब्लॉक पे अगर हम ब्लॉक को देखें तो ब्लॉक अभी रेस्ट में है। अब रेस्ट में, इसका मतलब कि नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा होगा, mg। अब mg जो फोर्स लग रहा है, एक्चुअली में रियलिटी क्या है कि mg एक किस पे फोर्स लग रहा होगा? टेबल पे लग रहा होगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, इस फोर्स को नाम देते हैं फोर्स ऑन टेबल ड्यू टू ब्लॉक। ये किसके कारण लगा? ब्लॉक के कारण। तो फोर्स ऑन टेबल ड्यू टू ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे, अब यहाँ पे ब्लॉक ऊपर की ओर लगाएगा तो फोर्स ऑन, क्या लिखे हम, इस पे किस पे लगा है? ब्लॉक पे। किसके कारण? टेबल के कारण। अब बताओ कि इस पे बाहर से कोई फोर्स लगाने वाला है क्या? है? नहीं है। और बॉडी क्या है? रेस्ट में, इनर्शिया डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। अब यहाँ इनर्शिया डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि फोर्स ऑन टेबल ड्यू टू ब्लॉक प्लस फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू टेबल, ये दोनों का सम कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम अगर बाहर से कोई फोर्स ना लग रहा हो तो उस स्थिति में क्या होता है? सम ऑफ टोटल फोर्स शुड बी जीरो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहाँ पे हम दोनों फोर्स को जोड़ दिए,
और दोनों फोर्स को जोड़ दिए और जीरो कर दिए, तो फोर्स ऑन टेबल ड्यू टू ब्लॉक बराबर क्या आया, माइनस फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू टेबल। अब ये साइन क्या बता रहा है कि ये बता रहा है इक्वालिटी की साइन कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, यानी कि फोर्स ऑन टेबल ड्यू टू ब्लॉक का मैग्नीट्यूड जो होगा वो किसके बराबर हो गया, फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू टेबल, इसके मैग्नीट्यूड के बराबर हो गया। अब चूंकि ये नॉर्मल है तो इसी को कहा गया रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल, ठीक है। अब ये रिएक्शन फोर्स नॉर्मल किसके बराबर हो गया, mg के बराबर हो गया, क्योंकि दोनों आपस में बराबर था। ये दोनों जो है ये हम क्या बोले थे, बराबर है, क्लियर है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी बॉडी पे एक्शन करते हैं तो एक रिएक्शन मिलना तय है, और वो रिएक्शन जो होता है, यानी एक्शन रिएक्शन बॉडी जो फोर्स है वो सेम बॉडी पे नहीं लगता है, एक्शन एक बॉडी पे करते हैं और रिएक्शन दूसरा बॉडी पे मिलता है, तो एक्शन रिएक्शन जो फोर्स होता है वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे होता है, सेम बॉडी पे नहीं होता है। दिमाग में समझ में आई बात। अब यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं कि एक ब्लॉक ए है, ठीक है, ये है ब्लॉक, और ये ब्लॉक यहाँ पे हम एक ब्लॉक बी रख देते हैं, ठीक है, ये ब्लॉक ये है ए है और ये ब्लॉक बी रख देते हैं। अब ये दोनों सटा के रख दिए हैं, हम फोर्स किसी एक पे लगाए, मान लो इस पे फोर्स इधर की ओर लगाए, तो दोनों चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, ये दोनों चलेगा। हम फोर्स किस पे, एक फोर्स किस पे लगा रहे हैं, इस बॉडी पे, चल कौन रहा है, ये चल रहा है, ठीक। तो अब अगर हम तुमसे पूछे कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है एक्शन रिएक्शन की तरह, ये उस पे एक्शन किया होगा तो ये रिएक्शन दिया होगा, बिल्कुल। तो वो कहानी क्या रहेगी, यहाँ पे अगर हम इस पे बात करें तो इसकी बात करें तो इस पे एक फोर्स लगा F, लेकिन इसके बीच में क्या हुआ, तो इस बॉडी पे फोर्स लगा, बॉडी ए पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, वो किधर की ओर रहेगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी किधर की ओर रहेगा, इधर की ओर, ये इसका डायरेक्शन रहेगा, ये क्या किसका रहेगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और इस पे फोर्स कौन सा लगेगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और इसी फोर्स के कारण ये जो बॉडी है वो आगे बढ़ेगा, समझ में आ रहा है। तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्स की कहानी है कि एक्शन रिएक्शन फोर्स में क्या हो रहा है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये इस चीज को देख लेते हैं। यहाँ अगर मान लो एक एग्जांपल के तौर पे दे रहे हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्स की तरह हम बता रहे हैं कि कभी हम लोग चलते हैं, ठीक, तो एक्शन रिएक्शन फोर्स काम करता है। हम लोग स्प्रिंग है, मान लो कि यहाँ पे वेरिएबल फोर्स की बात कर लेते हैं, मान लीजिए कि आप एक स्प्रिंग है, इस तरह से स्प्रिंग है यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरह से एक ब्लॉक से जुड़ा हुआ है और ये इस तरह का कहानी है सर, ठीक है। अभी इस पे कोई फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स की बात कर ले तो लग रहा है, लेकिन जैसे ही इस पे हम लोग, अभी जैसे ही इस पे हम एक्शन करेंगे, ठीक है, जैसे ही इस पे एक्शन करेंगे, ये कीड़ा है जो चल गया, बदमाशी करता है कीड़ा लोग, ठीक है, कीड़ा लोग पढ़ा लिखा नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये मास m है, ठीक। अब ये मान लीजिए कि हम इस पे एक्शन नहीं कर रहे, लेकिन जैसे ही हम इस पे एक्शन इधर की ओर करेंगे तो हमको रिएक्शन इधर की ओर मिलेगा, पक्का है मिलना, और सेम अमाउंट का मिलेगा। आप इस चीज को, इस चीज से आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे दिखाने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये ले लेते हैं हमारे पास, ये देखिए 200 न्यूटन है, मान लीजिए कि यहाँ पे 100 न्यूटन स्प्रिंग कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। अभी ये इस पे कोई फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू कितना है, तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू की बात कर लेते हैं, स्प्रिंग फोर्स देख लेते हैं, स्प्रिंग फोर्स वैल्यू ऑफ स्प्रिंग फोर्स की बात कर लेते हैं।
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करेंगे, अभी फोर्स अप्लाइड की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो तो अभी कोई फोर्स लग रहा है, हम इस पे एक्शन किए, इधर की ओर फोर्स लगा है, इधर अप्लाइड फोर्स, तो अप्लाइड फोर्स हम कितना किए यहाँ पे 50 न्यूटन, देखो तो 51 न्यूटन, तो यहाँ पे एक्शन किए इधर तो रिएक्शन किधर मिल गया, इधर की, यानी एक्शन इधर किया गया तो रिएक्शन स्प्रिंग इधर दे रहा है। क्लियर है, समझ में आ रही बात। अब चलते हैं यहाँ पे दूसरे कंडीशन में, हम फिर से जीरो कर ले रहे हैं, ये जीरो कर लिए, ठीक है, अब ये जीरो मेरा पैसा हो गया। अब हम क्या किए, इसको कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस कर दिए, ये ले लिए 48 पे कर दिया, तो देखो तो क्या हुआ मेरे पास, ये भी एक्शन रिएक्शन की तरह है, हमने एक्शन लगाया, इधर की ओर फोर्स लगाया, तो रिएक्शन हमको कितना मिला, अभी बॉडी रेस्ट में है, स्प्रिंग रेस्ट में है, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे ये एक्शन रिएक्शन का ये बढ़िया एग्जांपल होगा, सेम चीज यहाँ पे हमको दिख रहा है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो एक्शन रिएक्शन या न्यूटन्स का थर्ड लॉ था, ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होता है, कैसे हमारे जिंदगी को प्रभावित करता है, कैसे हम लोग चलते हैं। अब बताओ कि हमसे अगर पूछ दे कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ कहाँ कहाँ लगता है, तो बताइए, आप सब कभी सोचे हैं कि रॉकेट जो फेंका जाता है, ऊपर प्रोपेल किया जाता है, तो रॉकेट में कहीं लगा हुआ रहता है ब्लेड वगैरह कुछ भी, होता क्या है रॉकेट में एक्चुअली में, होता क्या है, तो होता ये है कि यहाँ पे इस तरह का रॉकेट रहता है, ये, अब इसके अंदर से फ्यूल बहुत तेजी के साथ निकलता है, बहुत तेजी के साथ, तो ये एक्शन किया पीछे की ओर, तो रिएक्शन के लिए रूप में क्या देगा, ये ऊपर की ओर, तो यहाँ पे एक्शन रिएक्शन की बात की गई। ठीक है, जब हम चलते हैं, एक आदमी है जो चल रहा है, एक आदमी अगर चल रहा है तो क्या करता है, वो पैर को ऊपर उठाता है और एक पैर से क्या करता है, ये धक्का देता है, दौड़ता है तो क्या करता है, ये एक पैर उठाता है, यहाँ पे ज्यादा उठा दिया पैर, ये रुक जाइए, थोड़ा सा इसको कम उठाना था पैर, ये ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये, तो चलते समय क्या करता है, ये पैर से पीछे जमीन को धक्का मारा, तो जमीन को धक्का मारा तो जमीन भी इसको आगे की ओर क्या किया, धक्का दिया, और ये चल पड़ा आगे की ओर। अगर ये यहाँ पे ना दे, एक्शन दे कर और रिएक्शन ना मिले, तो ये चल पाएगा क्या, ये चल पाएगा क्या, ये नहीं चल पाएगा, ये नहीं चल पाएगा, ठीक ना। तो इसके चलने के लिए जरूरी है एक्शन रिएक्शन फोर्स। हम लोग जैसे कि ये पानी है, पानी में नाव चल रहा है, नाव है, ठीक है, ये है, ठीक, अब इस पे क्या करते हैं हम लोग, पानी में नाव को चलते, तो नाव का जो पतवार होता है, उस पतवार से हम लोग क्या करते हैं, पीछे की ओर क्या करते हैं, पानी को धक्का मारते हैं, तो नाव किधर की ओर जाता है, आगे की ओर। तो हम क्या किए, एक्शन किए, रिएक्शन भी दे मिल गया हमको। तो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्स, और बहुत सारा ऐसा एग्जांपल है जो हम अपने निजी जिंदगी में, निजी जीवन में यूज करते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हमको पता चल गया कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, ठीक, क्लियर। अब यहीं पे आता है न्यूटन थर्ड लॉ में के बाद ही हम लोग एक टॉपिक है, उस टॉपिक को भी क्लियर कर लेते हैं। देख लो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ से शुरुआत हो रहा है आपका भी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम in one dimension। ठीक है, वन डायमेंशन में, जैसे मान लो एक सिस्टम है दो पार्टिकल का, देख ले यहाँ पे ध्यान से समझना,
ये एक पार्टिकल है, मास कितना है m1, और एक दूसरा पार्टिकल है जिसका मास कितना है m2। दोनों चल रहा है, ठीक है से ये दोनों, देखो यहां से ध्यान देना, दोनों चल रहा है। इसकी वेलोसिटी है u1 और इसकी वेलोसिटी कितनी u2। हमको कहा गया u1 इज ग्रेटर देन u2, ठीक है, क्लियर है। यानी कि हम कह सकते हैं अ सिस्टम हैविंग टू पार्टिकल्स moving in the same direction with velocity u1 and u2 having mass m1 and m2, क्लियर है। ये एक सिस्टम है जो दो पार्टिकल का है, क्लियर है। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे बनना है वही उसकी बात कर लेते हैं। अब ये दोनों यहाँ पे कोलाइड करता है, दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। ये टाइम कितना टी सेकंड में, ये टी सेकंड में होता है और टी बहुत छोटा है, टी टेंड्स टू 0, ठीक है। देखो यहाँ पे अब ये मास कितना है m1 और ये मास कितना था m2। अब बताओ कि कोलिजन के बाद क्या हुआ जानते हो, इसका और इसका वेलोसिटी क्या हो गया, अलग हो गया। m1 का वेलोसिटी हो गया v1 और m2 का वेलोसिटी क्या हो गया v2, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। वेलोसिटी दोनों का क्या हो गया, चेंज हो गया। अब बताओ कि चेंज u1 से इसका वेलोसिटी अगर v1 हुआ, इट मींस व्हाट, इट मींस देयर इज a external force must be applied on the m1 by which the body change their velocity। बिल्कुल, अरे वेलोसिटी कोई ना कोई फोर्स लगाया होगा ना इस बॉडी पे, तब तो वेलोसिटी चेंज हुआ। लेकिन यहाँ पे बाहर से कोई लगाने वाला दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे है कौन दूसरा, m2। तो यानी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस पे फोर्स लगाया, यहाँ पे कौन फोर्स लगाया m2। तो फोर्स किस पे लगा 1 पे, किसके कारण 2 के कारण, और इस पे फोर्स किसके कारण लगा, फोर्स ऑन 2 किसके कारण 1 के कारण। समझ में आ रहा है, लगा है, क्लियर है। अब अगर फोर्स लगा है तो हमारे पास कहा गया न्यूटन थर्ड लॉ से, फ्रॉम, हम अगर लिखे फ्रॉम न्यूटन from Newton थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या लिखे F12 इज इक्वल टू माइनस F21 होगा। ये एक्शन रिएक्शन की तरह, क्योंकि यहाँ पे कोई और दूसरा लगाने वाला है नहीं है, है नहीं है, तो हम यहाँ पे कर लिए, इसमें क्वेश्चन दे देंगे, ये कर लिए। अब क्या किए हम कि ये जो तुम्हारे पास आया इसके अनुसार लिख लें। तो फोर्स हम निकालते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, अगर इसको निकालें फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो यहाँ पे हमारे पास कहा गया चेंज ऑफ मोमेंटम बटा टाइम, यही कहा गया था ना, याद है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। नाउ इन दैट केस the change of momentum of n1, we will calculate the change of momentum of n1, ठीक। तो चेंज ऑफ मोमेंटम तो फाइनल मोमेंटम माइनस क्या लिखे इनिशियल मोमेंटम बटा में t, ठीक। ये किसका कैलकुलेट हो रहा है m1 का, तो यहां से इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो m इंटू v, तो लिखे m1 इंटू v1, और इनिशियल मोमेंटम कितना है माइनस m1 u1 अपॉन क्या लिखे t, क्लियर है। उसी तरह से हम इसी तरह से निकालते हैं सेकंड का, यहां से ये देखिएगा, इधर खोपचा थोड़ा सा तैयार कर रहे हैं, इसमें देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसमें हम निकालते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो उसी तरह से हम लिखाएं तो लिखें क्या लिखेंगे
m2 v2 माइनस m1u1 अपॉन t लिखेंगे। ठीक है, अब हमको यहाँ पे कहा गया कि दोनों जो है फोर्स जो है बराबर है, लेकिन ये वाला दिया गया। अगर वेक्टर के रूप में अगर हम लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं, इस तरह से हम वेक्टर का साइन दे सकते हैं, आप फ्री हैं देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, इफ m1 you have from third law if 1 2 बराबर माइनस f 2 1, वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t इज इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन t। ठीक है, ये ले लिए। अब यहां से देखो तो ये हमारे पास आ गया, यहां से टी गया। अब यहाँ पे ये जो तुम्हारे पास आया वो क्या आ गया, यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से क्या आया मेरे पास, m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू माइनस m2 v2 प्लस m2 u2 होगा, क्योंकि ये माइनस, ये जो निगेटिव है ये निगेटिव जाएगा अंदर में, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव आ जाएगा, हो जाएगा ना, क्लियर। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, अब देखो m1 v1 माइनस m1 u1, ये माइनस, इसको देखो तो यहां से लग रहा है कि इसको इस तरफ कर लिया जाए तो क्या लिखेंगे, आएंगे m1 v1, ठीक है, प्लस m2 v2 आया इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1 u1 माइनस प्लस m2 u2 होगा। ठीक, अब ये जो आया मेरे पास, ठीक है, m1 v1 माइनस m2 u2 m1 u1, ये क्या बता दिया, ये पूरा सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम बता रहा है, लग रहा है कि p इनिशियल मोमेंटम बता दिया, सॉरी फाइनल मोमेंटम बता दिया, और ये क्या बता रहा है, इनिशियल मोमेंटम। हो गया, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट क्या दे दिया गया, यानी कि मोमेंटम जो है, मोमेंटम कैन नॉट क्रिएटेड एंड इट कैन नॉट be destroyed in an आइसोलेटेड सिस्टम। होगा, यानी कि एक सिस्टम आइसोलेटेड, बाहर से कोई फोर्स ना लग रहा हो, तो इस कंडीशन में टोटल मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व रहेगा, वो कभी भी बर्बाद नहीं जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आज हम लोग इस पे देख लिए, इसके बारे में थ्योरी को देख लिए, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को देख लिए। अब हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छा से आगे इस पे एप्लीकेशन पे बढ़िया से बात करेंगे और साथ साथ बहुत सारा न्यूमेरिकल्स बताएंगे वो। अब चलते हैं कुछ इसके प्रैक्टिस पे चलते हैं, इस पे प्रैक्टिस चलते हैं तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कर लेते हैं जो अभी तक हम लोग पढ़े और वो कितना गया दिमाग में
तो कह रहा है कि विच ऑफ न्यूटन्स लॉ स्टेट दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इज इन मोशन ठीक द सेम स्पीड सेम डायरेक्शन अनलेस द अपॉन द अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन। तो बताओ न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ कौन सा है, बताओ तो जल्दी से कौन सा लॉ होगा पहला का। फर्स्ट होगा, इतना टाइम है। न्यूटन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स मास एंड एक्सेलरेशन गिव्स ए बराबर क्या देगा सेकंड लॉ के अनुसार एफ इक्वल टू, ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन है। When a baseball bat hit the baseball, the action and reaction forces are described by which of the following law? Newton third law of motion. ठीक है सर है what is the unit of unit what is the unit of force in the system क्या है बताओ न्यूटन 0.5 kg object is subjected to a constant force that causes it accelerate 2 meter per second square. What is the magnitude of the force? F बराबर m में पांडुनी 10 in closed system if two object collide with equal quantity is always conserved. सही बात है, किसको कहा गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। 2 kg mass having 5 मीटर, देखो दो kg है तो 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड है, 3 kg है रेस्ट है स्टिक कर जाता है तो 5 kg था तो 5 गुना 2 हो गया 10 मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम निकालेंगे तो क्या निकलेंगे 5 kg था सॉरी 3 kg था और ये 2 kg 3 दूनी 3 2 5 kg इंटू भी यानी हमारे पास क्या रहेगा इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाएगा 10 और फाइनल मोमेंटम कितना आ जाएगा 10 हो गया इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा तो 2 kg ये था और ये 3 kg था 3 2 5 kg इंटू भी फाइनल मोमेंटम क्योंकि स्टिक कर जाता है तो 5 दूनी 10 यानी कि भी कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड। अब बताओ 2 मीटर पर सेकंड कौन हो गया 1 मीटर पर सेकंड कैसे आ गया जी पागल हो गया क्या कैसे आ गया बताओ तो 1 मीटर पर सेकंड आएगा संभव है। हम इसको 2 kg था मास मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकंड तो इनिशियल मोमेंटम हो गया 5 दूनी 10 और 3 kg मूविंग एट रेस्ट था तो उसका मोमेंटम 0 इफ दे स्टिक टुगेदर देयर फाइनल वेलोसिटी स्टिक टुगेदर तो 3 kg या 2 kg 5 kg हो गया तो 5 गुना करेंगे हम भी 5 इंटू भी इनिशियल मोमेंटम 10 था तो 10 गुना 5 भी तो यानी 2 मीटर पर सेकंड आएगा। गड़बड़ दे रखा है यहाँ पे इम्पल्स बताओ इम्पल्स डिफाइन द इम्पल्स ऑफ द चेंज इन मोमेंटम विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द इम्पल्स जे बराबर एफ इनटू है ना ये भी गड़बड़ दे रखा है कैसे दे रखा है ए और बी सही है ना सेम दोनों सही है हम समझे ना कि यही है। Why does a gun recoil when a bullet fired? किसके कारण होता है एक्शन रिएक्शन फोर्स कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कारण हो रहा है ना मोमेंटम टोटल कंजर्व होता है सही सी बात है। फिर कह रहा है कि 100 किलोग्राम 1000 किलोग्राम कार है 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से चल रहा है 500 किलोग्राम ट्रक है मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड इफ दे स्टिक टुगेदर अरे स्टिक टुगेदर मतलब क्या हो गया दोनों कंबाइन हो जाता है तो 1000 ही है 1500 से 2500 हो गया 2500 हो गया ना टोटल टोटल मास तो 2500 गुना कितना कर दोगे 2500 मतलब 2500 गुना भी बराबर इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा तो 20 गुने 20 न है 20 इंटू 1000 प्लस इसका ट्रक का मोमेंटम कितना हो गया 1500 इंटू कितना है 10 कितना हो जाएगा दोनों यहां से कैलकुलेट करके निकल जाएगा भी कितना आएगा बताओ जल्दी से बताओ ये हो जाएगा
3 0 बताइए 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 जल्दी। नहीं होगा, बताओ, कैलकुलेट करो। तो पेन उठाना पड़ रहा है। अरे इस भी है ना, तो इसको 25 है ना, तो 2 जीरो तो सब में चला जाएगा ना, 2 जीरो को सब में से हटा दो। ठीक, 1 जीरो 1 जीरो, ये कितना बच गया? ये 10 अब 20 20 देंगे 200 हुआ, और ये यहाँ पे कितना हो गया? 150 हुआ। अरे 150 हुआ ना ये। हम्म, अब दोनों को जोड़ दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये 200 है, 25 से गुना करो तो 25 चौके हो गया 200, 25 चौके 100, तो 4 दूनी कितना आ जाएगा? ये 8 आ जाएगा, ये 8, और ये इसका डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 6, 8 7 15, 7 होगा, 12.5 आ रहा है। यहाँ पे इसको डिवाइड करो, देखो कितना आता है, जल्दी से करो तो। फिर हम बनाते हैं इसको, इसको लेकर के चलते हैं बोर्ड पे। देखो तो यहाँ पे 1000 है, 1000 गुना 20 प्लस 1500 इंटू 10 इक्वल टू, दोनों स्टिक कर जाता है, दे स्टिक, तो 1000 और 1500 कितना हो गया? 2500 हो गया, गुना भी। ठीक, अब यहां से हम 2500 है तो 2 जीरो 1 जीरो गया, 2 जीरो, इसमें से भी 2 जीरो गया, और इसमें से भी 2 जीरो गया। अब यहाँ पे 25 बच गया, तो यहाँ 25 से डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ पे भी 25 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 200 था, 100 यहाँ 10 था, तो 25 8 208, और यहाँ पे कितना बचा? 150 बता, तो 150 बटा 25 करोगे तो कितना आ जाएगा? 25 छक्का कितना आ जाएगा? 25 छक्का 150, तो 8 7 15 मीटर पर सेकेंड आएगा। बोलो। अरे यहां से कहां चलाया, तो ये 15 मीटर पर सेकेंड आ गया, HW में चल रहे थे ना हम लोग, तो कितना आ गया? क्वेश्चन था ये है, यही था ना, 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि सी ऑप्शन होगा, गलत दिया है। ठीक है, एक्सप्लेन द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन रियल वर्ल्ड एग्जांपल, 10 kg बॉक्स पुशेस अक्रॉस द फ्रिक्शनलेस फोर्स 50 न्यूटन, फोर्स 50 न्यूटन, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, निकल जाएगा, ए बराबर एम में होता है? इसको 10 kg को यहाँ से मार 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक, ये सब हो जाएगा, क्लियर है? ये भी क्वेश्चन हो रहा है, 2 कार ए एंड बी एंड फ्रिक्शनलेस ट्रक, ये भी बहुत इजी है, बन जाएगा। देखिए रिप्लेस करने के लिए दिया है ना, दूसरा क्वेश्चन आ गया, आ गया। तो ये आपके पास इतना सारा क्वेश्चन है। तो आज आपका वीडियो कैसा लगा मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइए, और बताइए, ये भी बताइएगा कि क्या मुझे मतलब सलाह दीजिए, कुछ ऐसा कुछ हमारे पास सजेशन दीजिए जिससे कि मुझे अपना वीडियो और बेहतर बना सके आपके लिए। तो आपका सुझाव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। जस्ट सब्सक्राइब इफ यू आर फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, और बाकी आपको पता है कि शेयर करना है, लाइक करना है। धन्यवाद।